बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से ज़ायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब नेशनल एक्शन प्लान पर होने वाला एपिक्स कमेटी का जो आज इजलास था उसको मुअख्खर कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुश्तरका मफादात काउंसिल का बाकायदा इजलास बुलाने के लिए खत लिख दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नज़र। डॉक्टर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए खत लिख दिया है। जी, एक तो ये उससे पहले जाहिर है कि ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास होना है जी, और उसमें यकीनन ये बात भी आ रही है सामने कि अली अमीन गंडापुर साहब भी उसमें शरीक होंगे और अस्करी क़यादत भी होगी, सियासी क़यादत भी होगी, दीगर सूबों के उसमें जो है वो वज़राए आला भी होंगे। बाकी तो ये देखना है कि उसमें क्या बात होती है, ये जो एहतजाज की कॉल है ये किस तरफ जाती है। और ये भी मुमकिन है कि इस वक्त कुछ पस पर्दा भी कुछ मामलात हो रहे हैं, मुज़ाकरात या कोशिश हो रही है कि सियासी तलखी को कम किया जाए। और उसमें ये भी मुमकिन है कि 24 से पहले अगर वो कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो 24 से पहले जो है वो कुछ ऐसे मामलात हों जो जिन पे इत्तेफाक हो तमाम फरीकैन का, और ये जो सियासी शिद्दत है और एक टकराव की सी कैफियत नजर आती है उसमें कुछ कमी आए, कुछ शराइत, कुछ बातें मान ली जाएं। और उसमें देखिए, किसी की फतह और शिकस्त का मामला ये नहीं है। बात यह है कि उसमें 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से कोई बात हो सकती है, उसमें और मामलात मुकदमा जो बने हैं उनके ऊपर कुछ बात हो सकती है। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो इस पूरी शिद्दत को, जो टकराव की कैफियत है उसको, अगर वो मामलात आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ती है तो शायद ये टकराव की कैफियत जो है ये कम हो जाए और उसमें यकीनन वो फिर 8 फरवरी के इलेक्शन से वाबस्ता होगी और बाकी मुकदमात और दीगर सारे मामला। तो वो भी एक कोशिश हो रही है। ये भी हो सकता है कि वो कोशिशें सारी नाकाम हो जाएं और मामला तसादुम की तरफ, टकराव की तरफ जाए, जिसमें जाहिर है कि सबका ही नुकसान होगा। इससे कतई नजर कि उसमें कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते, क्या होता है क्या नहीं होता, पकड़ धकड़ देता है, उससे इस्तेकाम नहीं आएगा। तो ये सबका पूरे मुल्क का इशू है इस वक्त, खारजा पॉलिसी के हवाले से सिक्योरिटी क्राइसिस है, इकोनॉमिक जो है वो मसाइल हैं, बहुत सारे सोशल अनरेस्ट बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि ये जो कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है वो हमारे सामने क्या मामला लेकर आता है सामने। एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ और बार बार मैं ये बात काफी अरसे से ये बात कहता चला आ रहा हूँ और मैं अब दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी मंजरनामा होगा, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि तमाम दुनिया में, वो खित्ते और दुनिया के जो हालात और वाकयात हैं उनसे वाबस्ता होगा। जो कुछ खित्ते में हो रहा है, हम किसी दूसरे सैयारे पे नहीं रहते, और वैसे अगर हम किसी दूसरे सैयारे पे रह रहे होते तो फिर भी जमीन पे होने वाले मामलात के असरात हमारे ऊपर होते अगर हम किसी और कहकशा में ना होते, कम से कम इस निज़ाम शमसी में भी होते। लेकिन हम चूंकि एक ग्लोबल विलेज में हैं, एक हमारी जोग्राफियाई हैसियत है, इसलिए बहुत कुछ हमारे आसपास हो रहा है और तेजी से हालात तब्दील हो रहे हैं और उसके मुताबिक हमें तेज फैसले करने हैं। ये तेज फैसलों का, जामिया फैसलों का, संजीदा फैसलों का वक्त है पाकिस्तान के लिए भी और सारी दुनिया के लिए भी। और उसमें जो जाती अनाई हैं, जाती इश्यूज हैं, वो एक तरफ हमें रख के जरा मुल्क के बारे में बात करनी होगी। देखिए, 24 घंटे जो है पिछले, उसमें एक दो ड्रामाई तब्दीलियां आई हैं दुनिया की सियासत में। सबसे पहली उसमें जो एक तब्दीली, एक बहुत बड़ा काम जो प्रेसिडेंट बाइडेन के आखिरी चंद हफ्ते रह गए हैं, बाइडेन इंतजामिया, और वो जो है वो ये बात हम कह चुके हैं इससे पहले भी कि एपेक का जो इजलास इससे पहले जो है वो पेरू में था, और अब ये सारे जो रहनुमा है, बहुत से रहनुमा जो कि उसमें मौजूद थे एपेक इजलास में, प्रेसिडेंट बाइडेन समेत, वो जो हैं वो अब ब्राजील पहुंच गए हैं। अच्छा, अब ब्राजील पहुंच गए हैं और वहां पे G20 का जो है वो इजलास हो रहा है, G20 ममालिक का। और G20 ममालिक
के इजलास में ब्राजील पहुंचने से पहले वो जाहिर है उन्होंने उनकी पिक्चर्स आई प्रेसिडेंट बाइडेन की कि वो अमेज़न फॉरेस्ट में चहलकदमी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने एक आप समझें कि एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है, और वो मसला जो है वो उन्होंने खड़ा किया है तमाम दुनिया के लिए, यूरोप के लिए और आने वाली ट्रंप इंतजामिया के लिए। और वो ये है कि जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है जिसको हम ATACMS कहते हैं या अटैक एम्स के नाम से भी, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जदीद तरीन उसका, वैसे तो 1991 में जो पहली खलीजी जंग हुई थी तो उस वक्त ही इस्तेमाल हुए थे, लेकिन यह है कि इनको जो है वो MLRS के तहत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लॉकहीड मार्टिन इन मिसाइल को तैयार करता है, और हिमर्स के थ्रू जो कि हाई मोबिलिटी एल्टीट्यूड रॉकेट सिस्टम है उसके थ्रू भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो उन्होंने इजाजत दे दी है यूक्रेन को कि यूक्रेन जो है वो रशिया के अंदर ये वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ये बात हम बहुत दफा इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूक्रेन की तरफ से मुसलसल इस बात की दरख्वास्त की जा रही थी कि ये जो मिसाइल सिस्टम है इसको हमें इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए रशिया में। अब रशिया में उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी है यूक्रेन को, प्रेसिडेंट बाइडेन ने, कि वो रशिया में इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं डीप इनसाइड रशिया। अच्छा, क्रेमलिन की तरफ से बड़ा सख्त इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये अगर हुआ, ऐसा अगर हुआ तो ये बराह रास्त अमेरिका के साथ और नेटो के साथ हमारी जंग होगी। अभी तक तो यूक्रेन के साथ मामला चल रहा है, लेकिन फिर ये नेटो ममालिक के साथ, और ये जो है ये अमेरिका के साथ हमारी जंग होगी। तो ये मिसाइल सिस्टम जो है ये और साथ ही ये कि ये एक्सक्लेट करेंगे तमाम ये जो जंग छिड़ी हुई है उस जंग को, ये उसमें तेजी आएगी, क्योंकि मजमूई तौर पे जो पिक्चर बन रही है उस पिक्चर में तो इससे अगर ये भी देखना है कि क्या ज़ेलेंस्की इन वेपन्स को यूज करते हैं, और अगर यूज करते हैं तो ये बात ध्यान में रखिए कि वहां पे नॉर्थ कोरिया भी मौजूद है, और पुतिन जो है वो इससे पहले ये न्यूक्लियर ऑप्शन वाली बात कर चुके हैं। तो ओवरऑल जंग जो है उसकी पिक्चर किस तरह से तब्दील होगी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये डीप इनसाइड रशिया ये मिसाइल इस्तेमाल करने की उन्होंने इजाजत दे दी है। अच्छा, अब ये यहाँ पर अब ये ज़हन में रखें कि जो यूरोप है इस वक्त वो हमें जो है वो, ये तो मैं बात पहले भी बहुत कह चुका हूँ कि अगर जोग्राफियाई लिहाज से, मैं उसी बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि जोग्राफियाई लिहाज से हम देखें तो यूरोप जो है वो यूरेशिया है, वो कॉन्टिनेंट नहीं है, एक यूरेशिया है, बहुत बड़ा लैंड मास है, उसमें 44 मुल्क हैं, और 2 मुल्क तो ऐसे हैं जो कि अपना कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में बयान करते हैं और कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में बयान करते हैं, रशिया भी है और टर्की भी है। तो एक तो यूरोप है, अगर यूरोप, लेकिन अगर प्रॉपर यूरोप के हम मुल्क देखें तो उसमें 44 मुल्क हैं, 44। EU जो है वो फिर एक, या यूरोपीय यूनियन वो एक अलग एंटिटी है, और उसमें 27 मुल्क हैं EU में। अच्छा, इसमें से यानी 44 यूरोप में है और यूरोपीय यूनियन में 27 हैं। अच्छा, 27 में से 20 जो हैं वो यूरो इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूरो जोन कहलाता है, और फिर उसमें से जो 27 मुल्क हैं 44 में से वो ऐसे हैं जो कि शेंगन में आते हैं। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि ये, अच्छा फिर एक नेटो है, नेटो में जाहिर है कि बरतानिया ब्रेग्जिट के बाद EU से निकला हुआ है लेकिन नेटो का हिस्सा है, इसी तरह कनाडा और अमेरिका नेटो का हिस्सा है, तो बहुत से ब्लॉक्स हैं। लेकिन अब यूक्रेन की जो जंग है और ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद अब ये देखना है कि यूरोप एज ए एंटिटी, एज ए यूरोप, एज ए यूरोपीय यूनियन कह लें या नेटो कहते हैं तो कुछ और होता है, यूरोप कहते हैं तो कुछ और है, यूरोपीय यूनियन कहते हैं तो कुछ और है। बहुत से मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, स्विट्जरलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन है, उसके बाद आइसलैंड है, नॉर्वे है, ये सारे EU में नहीं है, टर्की ये EU में नहीं है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, ये सारे ममालिक जो हैं। तो देखना बोस्निया हर्ज़ेगोविना वगैरह, तो ये मुल्क, अब देखना ये है कि इसमें ये यूरोप किस तरह से उसके ऊपर, क्योंकि यूरोप की जंग है ये यूक्रेन, और यूक्रेन के ऊपर अगर अमेरिका जो है वो
इजाजत देता है यूक्रेन को कि वो डीप इनसाइड रशिया हिट करें और रशिया आगे से जवाब देता है। अच्छा, और ट्रम्प किस तरह देख रहे हैं इसको? ट्रम्प भी तो है ना दरमियान में कहीं। बाइडेन ने जाते जाते जो है ये अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा कदम उठा लिया है कि उन्होंने यूक्रेन को ग्रीन लाइट दे दी है। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि एक तो उसमें हंगरी है, ठीक है ना। हंगरी जो है उसमें विक्टर ऑर्बन तो खुल के वो ट्रम्प और पुतिन के साथ उनका अपना पीस प्लान लेके अलग चल रहे हैं, वो अभी तक हमें तनहा नजर आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक प्रेसिडेंट मैक्रो है जो बहुत ज्यादा यूरोप के स्ट्रेटेजिक यूरोप की बात करते हैं, यूरोप को बहुत आगे बढ़ना चाहिए। एक उसमें कहीं जर्मनी है, जर्मनी के चांसलर ने अभी 1-2 रोज पहले पुतिन से बात की है जिस पर बहुत तनकीद हो रही है उनके ऊपर। और जो बरतानवी वजीर आजम है, बरतानवी वजीर आजम जो स्टैमर हैं, केयर स्टारमर, उनकी G20 में वो मौजूद हैं। और उनकी अगर मेरा ख्याल है कि सबसे एक इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई है, एक तो शी जिनपिंग और बाइडेन की हो गई थी। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात हो गई थी जो एपेक का इजलास हो रहा था इससे पहले पेरू में। लेकिन जो दूसरी बहुत अहम मुलाकात हुई है अब से कुछ देर पहले, वो मुलाकात हुई है बरतानवी वजीर आजम और चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग की। तो ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2018 में किसी बरतानवी वजीर आजम की प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ पहली मुलाकात है। और उसमें उन्होंने जो बात की है दोनों ने, वो उन्होंने बात की है कि चाइना और बरतानिया के दरमियान जो इकोनॉमी के और जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं वो मामलात बहुत अच्छे होने चाहिए और उन टाइज को आगे बढ़ना चाहिए। यानी चाइना और बरतानिया के जो सरबराहान है उनकी मुलाकात ये बहुत अहम है। इस वक्त थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। अच्छा, फिर इसमें दूसरा जो एक मामला, वो जो टर्की भी ज़ाहिर है G20 का बहुत अहम मुल्क है। टर्की के जो प्रेसिडेंट उर्दुगन है वो एक पीस प्लान अपना पेश करने जा रहे हैं। अच्छा, और पीस प्लान जो है उनका, वो उस पीस प्लान में ये है कि G20 में जो यूक्रेन के हवाले से वो एक तो ये कि जंग को फ्रीज कर दिया जाए। फ्रीज, जहां पे जो जिन इलाकों में जहां पे फौज है, जहां पे यूक्रेन की फौज है, जहां पे रशिया की फौज है, वो अपनी अपनी जगह पे रुक जाएं सारी फौजें। और दरमियान में जो है वो एक ये बात हो जाए कि जी यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा ना बने। और तीसरी बात यह है कि एक बफर जोन जिसमें जो है वो इंटरनेशनल पीस कीपर्स हों वो दरमियान में आ जाए। तो ये एक प्लान है जिसको प्रेसिडेंट उर्दुगन पेश करने जा रहे हैं। रशिया की तरफ से जो क्रेमलिन की जो वहां पे जो तर्जुमान है, उन्होंने उनसे सवाल हुआ कि प्रेसिडेंट उर्दुगन, ये जो दिमित्री पेस्कोव उनके तर्जुमान है, उनसे सवाल हुआ तो उनका ये कहना था कि जी ये तो रशिया ने अभी तक हमारे सामने कोई प्लान ऐसा नहीं आया, लेकिन ये है कि जो रशिया है वो तो अपने बिल्कुल जो उसका स्टांस है वो उस पर खड़ा है और ये हम तो ऐसा कोई प्लान अगर आता है तो फिर हम उस पर गौर करेंगे। तो उन्होंने लेकिन जाहिर है तैयब उर्दुगन भी अपना पीस प्लान लेकर सामने आ गए वैसे पहले। अच्छा, और चाइना का जो रिस्पॉन्स आया है वो भी, चाइना ने भी कहा है कि ये जो मिसाइल के ऊपर ये जो मिसाइल रशिया के अंदर इस्तेमाल करने की बात की है, और जाहिर है कि बरतानिया ने इसको फेवर किया है। मैंने आपसे कहा ना कि यूरोप के अंदर इस वक्त एक तो प्रेसिडेंट मैक्रो हैं, वो स्ट्रॉन्ग यूरोप चाहते हैं, फिर एक पोलैंड है। पोलैंड में भी 2 डोनाल्ड है ना हमारे पास, एक तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, डोनाल्ड मस्क हैं, वो जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम भी डोनाल्ड है। तो 2 डोनाल्ड्स हैं इस वक्त जिनका यूरोप को सामने है। वो है वो बहुत प्रो यूक्रेन है, जो डोनाल्ड टस्क है, सॉरी। तो वो जो है वो बहुत ज्यादा प्रो यूक्रेन है। तो वो अब इसी तरह से बरतानिया ने खुशामदीद की है, कहा इस पूरे मामले को। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो भी इसकी फेवर में है, लेकिन उसके साथ ही वो मजबूत यूरोप भी चाहते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट देखना ये है कि ज़ेलेंस्की क्या करते हैं। क्या ज़ेलेंस्की ये वेपन्स यूज करते हैं, और यूज अगर करते हैं तो फिर उसमें जो है वो किस तरह से रशिया किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा इस वक्त, ठीक है ना। रशिया इस वक्त किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, देखिए 1-1.5 महीना और अगर ट्रंप की तरफ से कोई दूसरा मैसेज आ जाता है ज़ेलेंस्की को
कि नहीं आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं वेपन्स। तो ज़ेलेंस्की जो है वो क्या ट्रंप की बात सुनेंगे, या इस वक्त ये फैसला बहुत देर से किया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि उनको इजाजत दे दी है, तो ज़ेलेंस्की इस वक्त जो है वो ट्रंप की बात सुनेंगे या बाइडेन की बात सुनेंगे, और क्या जंग को एक्सकलेट करेंगे, या इस वक्त एक बड़े नाजुक मौके पे आप समझें कि बाइडेन ने उनको इजाजत दी है। इतने साल तो इजाजत दी नहीं वेपन यूज करने की, जाते जाते उन्होंने कहा तुम इसको इस्तेमाल कर लो रशिया के अंदर, डीप इनसाइड रशिया, ये 300 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये ध्यान में रखें कि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि रशिया की बहुत सी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं वो 300 या 500 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे रशिया मूव कर चुका है। यानी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को तो जाहिर है कि बिल्कुल यूरोप की साइड पे है, लेकिन यूरोप जो रशिया का जो लैंड मास है उस 7 उसमें टाइम जोन्स हैं, तो जाहिर है बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क। तो वो जो है वो उन्होंने शिफ्ट करके बहुत सी उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है इन मिसाइल से दूर है, लेकिन देखना ये है कि क्या इस्तेमाल करते हैं नहीं, और अगर नॉर्थ कोरिया दरमियान में हिट हो गया तो फिर क्या होगा। एक तो बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो दुनिया में तेजी के साथ तब्दीली आ रही है, और देखें प्रेसिडेंट बाइडेन जाते जाते भी, यानी अब इस वक्त जो है वो आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया वहां पे नहीं है, जाहिर है मैंने पहले भी बात की थी उनके वलीअहद वहां पे नहीं, लेकिन G20 के बहुत से मुल्क ऐसे हैं, G20 के जो ब्रिक्स का भी हिस्सा बन चुके हैं। जैसे अगर शुरू ही हम करते हैं ब्राजील में हो रहा है, तो ब्राजील से ही ब्रिक्स भी शुरू होता है, बीफ और ब्रिक्स, और ब्राजील में ये G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी तरह से जो है और बहुत सारे मुल्क, जैसे सऊदी अरेबिया G20 में भी है, सऊदी अरेबिया जो है वहां पर भी जा चुका है, जो है वो इसी तरह इंडिया जो है वो ब्रिक्स का भी हिस्सा है और G20 का भी हिस्सा है। तो ये बहुत से मुल्क वहां पे ऐसे हैं जो कि अब वहां पर ये लैटिन अमेरिका में चुके हो रहा है, ये सारा ब्राजील में हो रहा है, तो वहां पे ये भी डिस्कस हो रहा है कि भाई ट्रम्प इंतजामिया जो है ये मैक्सिको, हेटी और ये जो बाकी लैटिन अमेरिका से इमिग्रेंट्स की पॉलिसी है उसके ऊपर क्या कैसे मामला को आगे लेके चलेंगे। और प्रीमियर शी जिनपिंग वहां मौजूद है, ये ध्यान में रखें कि जो लैटिन अमेरिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए इस वक्त, चाइना और रशिया के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा वहां पर इमिग्रेंट्स और ये सारी सख्त पॉलिसीज अपनाते हैं ट्रंप, मैं ये बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि जितनी सख्त गिर पॉलिसियां वो अपनाते हैं उतना जो है ये मुल्क चाइना वहां पर आता है और चाइना वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करता है, और चाइना वहां पे, तो चाइना और रशिया देखें, रशिया के तो प्रेसिडेंट पुतिन पे तो पाबंदियां हैं इस वक्त, तो वो जाहिर ट्रैवल नहीं किया उन्होंने, उनके फॉरेन मिनिस्टर है वहां पे ब्राजील में, लेकिन वहां पर यूरोप मौजूद है, वहां पे चाइना मौजूद है और वहां पे इंडिया मौजूद है। कुछ देर पहले एक छोटा सा इंट्रैक्शन हुआ है इस प्रोग्राम के जब मैं लाइव जा रहा हूँ इस वक्त, तो थोड़ा सा इंट्रैक्शन हुआ है वहां पे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो नाइजीरिया से पहुंचे हैं वहां पे, और ब्राजील, और उनका छोटा मुख्तसर सा इंट्रैक्शन हुआ है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, और बाकी लोगों से भी मुलाकात हो रही है। लेकिन देखना ये, अच्छा एक मुल्क ऐसा है G20 का जो बिल्कुल ही ट्रंप के साथ जा चुका है, और वो जो है वो या अमेरिका के साथ जा चुका है, वो इसमें से ब्रिक्स में से निकल के, और वो अर्जेंटीना है। अच्छा, और अर्जेंटीना जो है वो मुकम्मल तौर पे जा चुका है, बल्कि उनके जो रहनुमा है वो तो आपको ज्यादातर वहीं पे नजर आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ही, बल्कि उनकी कई फैसला साज मीटिंग्स का भी हिस्सा बने नजर आते हैं वो। अच्छा, अब इसमें जो है ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले भी बात की थी कि अब आने वाले दिनों में ये जो एमॉस होस्टन है उनके मशरिक वस्ता के नुमाइंदा खसूसी वो फिर लेबनान पहुंच रहे हैं। मशरिक वस्ता में भी जाने से पहले पूरी कोशिश हो रही है बाइडेन इंतजामिया की कि किसी तरह से वो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा हल पेश कर दें जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ हो जाए। इसराइल जो है वो यकीनन एक मामला तो चाहता है, वो ये चाहता है कि उसका तो लेबनान के साथ तो फड्डा किसी तरह खत्म हो, लेकिन वो एमॉस होस्टन का आना जो है वो जाहिर है कि लेबनान के साथ ही वो इन्वॉल्व है, गजा के साथ और बाकी मुल्कों के साथ तो कोई ऐसा अभी तक कोई एक डेडलॉक है। टर्की ने इस बात को डिनाई किया, पहले से ये बात हुई थी कि हमास की लीडरशिप से टर्की चली गई है, तो वो टर्की की तरफ से डिनायल आया कि नहीं वो अभी कतर में ही हमारे पास नहीं आए। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लेबनान के अंदर जो है, क्या लेबनान ये जो इसराइल की तरफ से लेबनान के साथ मामला हो रहा है और लेबनान में जो सूरत हाल डेवलप है, क्या दोबारा वहां पे सिविल वॉर करवाने की कोशिश हो रही है कि जी हिजबुल्लाह अलग है, लेबनीज आर्मी अलग है, और प्रेसिडेंट जो है वो वहां पे जो है वो जो है मुख्तलिफ जो
मतलब लिसानी हवाले से या मजहब के हवाले से जो मुख्तलिफ वहाँ पे ताइफ एग्रीमेंट के नतीजे में एक पॉलिटिकल ढांचा खड़ा हो गया था, तो वो आपस में किसी तरह लड़ पड़े। एक ये बात भी है कि कोशिश हो रही है, जो कि जिसके कुछ फिशर्स हमें लेबनान में नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर वो आगे जाते हैं तो लेबनान की बड़ी बदकिस्मती होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेबनान जो है वो एज ए लेबनान इस वक्त बात सोचे। ठीक है, वहां पे हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा होल्ड है, लेबनीज आर्मी भी है, बाकी लोग भी है, लेकिन अगर आपस में सिविल वॉर छिड़ गई तो वो एक मसला खराब हो जाएगा। और यकीन वहां पर रशिया मौजूद है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ सीरिया में, और वो पूरी कोशिश कर रहा है रशिया अपना इन्फ्लुएंस डालने की इस वक्त, और चाइना भी है कहीं ना कहीं कि ये सिविल वॉर की तरफ मामला ना जाए, क्योंकि इसका इस सीज फायर का गारंटर रशिया होगा, ये ध्यान में रखें। ये करवाएगा अमेरिका, लेकिन गारंटर इसमें रशिया होगा। और पैलेस्टीनियंस के साथ भी जो मामला हल होगा उसमें भी गारंटर जो है वो चाइना और रशिया ही होंगे अल्टीमेटली। अच्छा, अब ये पूरा जो सिनेरियो है, इस पूरे सिनेरियो में अगर कोई वाहिद चीज, मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि वाहिद चीज किसी मुल्क को सूट नहीं करती, तो वो है केओस। और केओस, और वो केओस जो कि मैनमेड केओस हो। एक तो केओस वो है ना जो कि कहीं पे जंगें हो रही हैं, कहीं पे हालात खराब हैं, कहीं पे बहुत और किस्म के दुनिया में माहौल है। लेकिन यह है कि वो केओस जो मैनमेड केओस हो, जो मैनमेड क्राइसिस हो, जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है वो मैनमेड क्राइसिस है। और एक डिसफंक्शनल नहीं कहूंगा, एक इवेपोरेटेड, एक तहलील हुआ एक अरेंजमेंट है, जो तहलील हो चुका है, जो जा चुका है, जो गिर चुका है। वो अरेंजमेंट है ही नहीं, वो पॉलिटिकल उसकी ओनरशिप है ही नहीं, किसी तरह से भी नहीं है कि कोई ओनरशिप हो सवाए इसके कि वो एक सियासी जमात को, तहरीक इंसाफ को सुबह से शाम तक जो है वो गालियां देती रहे इस अरेंजमेंट में मौजूद लोग। उससे हट के तो कोई बात ही नहीं हो रही ना। ना इकोनॉमी की बात हो रही है, ना इस वक्त की बात हो रही है कि फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी है और लॉन्ग टर्म। देखिए, ब्रिक्स में जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, एचसीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला किसी तरह से बेहतर होने चाहिए। ईरान जो है वो उसने अपने दरवाजे खुले रखे हुए अमेरिका के साथ। ये जो बहुत एंटाई ईरान आपको नजर आ रहे हैं ना सारे मामला, ये ध्यान में रखें कि ट्रंप के एक दरवाजा इलॉन मस्क के साथ, ठीक है, मुलाकात हुई उनके एम्बेसडर की, उसकी तरदीद भी की ईरान ने, लेकिन अमेरिका में लोग कन्विंस हैं इस बात पे कि ये मुलाकात हुई थी, ईरान के मंदूब की मुलाकात हुई थी। ईरान डिनाई कर रहा है, मैं उनकी बात को भी कर रहा हूं, और मैं इलॉन मस्क जो है उन्होंने अपना दरवाजा खोला हुआ है। आगे जाके कहीं ना कहीं ये जो इनकी जो ट्रंप की इस वक्त टीम बन रही है, हो सकता है मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है उनके मुख्तलिफ लोगों, वो लोग जो कि उस टीम में हैं, उनसे तो नहीं, लेकिन उनकी टीम के आसपास जो लोग हैं, कि कहीं इसमें आगे जाके फ्रिक्शन पैदा होगी। क्योंकि इसमें इलॉन मस्क जो है वो अगर कोई एक बात करेंगे, तो जो मार्को रूबियो दूसरी बात करेंगे, सेक्रेटरी स्टेट, और उसमें जीडी वांस का अपना एक स्टांस है जो कि बहुत मजबूत स्टांस है उनका। कई तो ये जो पर्सनैलिटीज है ना, इनका आपस में भी, इनकी पॉलिसीज जो है वो एक तरफ नहीं है, मतलब आपस में भी कहीं मतलब एक बात अगर मार्को रूबियो ने कर दी मिसाल के तौर पे, वो सेक्रेटरी स्टेट है, लेकिन साथ ही इलॉन मस्क जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, वो पे इन्फ्लुएंस ज्यादा उनका होगा, इधर होगा। विवेक रामास्वामी जो कि ये जो डॉज करके एक डिपार्टमेंट बना है उनका अमेरिका में गवर्नेंस का, तो जो विवेक हैं वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, वो उनका अपना एक वर्ल्ड व्यू है, वो अपने, और वो भी एक जाहिर है कि बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, वो जाहिर है उनकी सोच अलग है, काम वो एक्टिव वो हैं। अब इलॉन मस्क जो है वो उनके ऊपर मौजूद हैं, तो क्रेडिट वो इलॉन मस्क जो है उनका एक अपना वर्ल्ड व्यू है, तो इलॉन मस्क और वो कैसे काम आपस में मतलब अभी टीम के नाम तो अनाउंस हो रहे हैं, उनके व्यूज भी हमें पता है, वो मुख्तलिफ बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारा जेलिन, ये टीम कैसे जेलिन होगी आपस में, ये अब देखना है मामला। और क्या ये पूरी दुनिया के साथ एक जंग छेड़ देंगे, या ये कहीं डिप्लोमेसी भी करेंगे, कोई मतलब अभी तक कोई क्लैरिटी, टीम के नाम आ रहे हैं हमारे सामने, लेकिन वो टीम आपस में कैसे जेलिन होगी, ये अब अभी हमने देखना है। जी डॉक्टर साहब। और उसमें एक से बढ़ के एक है ना लोग सारे, लेकिन कहीं डिप्लोमेसी भी तो करनी है ना। कहीं अमेरिका ने एज अ, तो अब यूरोप के साथ भी पंगा, तो उधर मिडिल ईस्ट में भी मसला, तो चाइना के साथ भी, तो इधर भी, तो उधर भी, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ये अच्छा, इसमें अब ये ट्रिकी सिचुएशन है। इस ट्रिकी सिचुएशन को जो आप वक्फा लें तो इसको जरा मजीद ट्रिकी ये कैसे हो रही है इवॉल्व, आप जरा वक्फा ले लें तो फिर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जी जी
नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, 24 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होने जा रहा है, उसके पस मंजर होने वाले मुज़ाकरात से क्या तलखियां कम होने के इम्कानात हैं? देखिए, मुज़ाकरात तो हमेशा होते हैं और होने चाहिए, और वो बातचीत हमेशा हो रही होती है कि भाई इन तलखियों को किस तरह से कम करवाया जाए। अब वो कामयाब होते हैं, नहीं होते, इन मामला से निकलते हैं। अगर बातचीत है ख़ास मरले पे, देखिए मैं आज तक मेरी बहुत से जो अहबाब हैं इंडिया में, उनसे मेरी बात ज़ाहिर है होता रहता है मीडिया में, और मुझे समझ नहीं आया कि ये जो मणिपुर का मामला है इसको क्यों नजरअंदाज किया गया, जब इस बात का इल्म था। और ये आप सिर्फ नक्शे पे नजर डाल लें तो वहां पर ये बिल्कुल भारत के नक्शे पे नजर डालें, और उसके जो उन रियासतों के दाएं बाएं जो वाकयात पेश आ रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी जो है वो होना चाहिए था ये जो नॉर्थ ईस्ट रियासतें भारत की। अब मणिपुर में उस वक्त अना का मसला कि भाई चीफ मिनिस्टर जो है वो नहीं होंगे, वहां ऐसे होगा। अब अमित शाह बैठे हैं वहां पर, पता नहीं कितने दिनों से बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी के मसले हो रहे हैं वहां पर जनाब। अब ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि क्योंकि इसका लिंक बनता है इसराइल के साथ, ये मैं बहुत बहुत पहले बात कह चुका हूँ कि वहां पर जो है वो एक कबीले के हवाले से एक इशू भी है। तो वो जो मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है वहां पर वो जो है वो नई रियासत की बात भी चल पड़ी है, ये भी हो चुका है। और ये अभी नहीं हुआ कि वो डोनाल्ड लू कुछ कह के चले गए हैं फलां बाइडेन इंतजामिया में, ये पहले से, ये तो पिछले 100 साल से, उससे भी पहले से तनाज़े है। वो तनाज़े उसने जो है वो आग पकड़ी हुई है, साथ ही म्यांमार है। और ये वहां पर मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि वहां पर ये इन्होंने क्यों 1-2 साल पहले, वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो जो भी करें, लेकिन पॉलिटिक्स से ज्यादा बढ़ के सिक्योरिटी का क्राइसिस था, इसको मैनेज कर लेना चाहिए था वहां पे। अच्छा, अब वहां पर एक तो ये चीज, दूसरी जो एक खबर है वो ये है कि जो बांग्लादेश के जो वहां पे जो इंटरिम सेटअप है और उसको वो हेड कर रहे हैं डॉक्टर यूनस, वहां की अदालतों ने कह दिया कि हसीना वाजिद को 1 महीने के अंदर वहां पे पेश किया जाए, बांग्लादेश के अंदर उनको पेश किया जाए। और उसके साथ ही जो डॉक्टर यूनस हैं, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश जो है वो हसीना वाजिद को तलब करेगा। ये मैं पहले तो एसोसिएटेड प्रेस को कोट कर रहा हूँ, 16 कि बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल जो है टेल्स इन्वेस्टिगेशन टू फिनिश प्रॉब अगेंस्ट द प्रीमियर हसीना बाय नेक्स्ट मंथ, 1 महीने का टाइम दिया। दूसरी जो बात है वो साथ ही ये है कि मैं 15 हिंदू को कोट कर रहा हूँ कि हसीना वाजिद जो हैं वो वहां से भारत से उनकी सियासी सरगर्मियां जारी हैं, और दिल्ली को ये वापस करना होगा हसीना वाजिद को ट्रायल के लिए। अच्छा, और वो जो है जाहिर है कि वहां से वो बांग्लादेश अब प्रॉपरली इंटरपोल से भी कहने जा रहा है और इंटरनेशनल फोरम से भी उठाने जा रहा है कि हसीना वाजिद को वापस किया जाए 1 महीने के अंदर अंदर, और एक डेडलाइन सेट हो गई वहां पे, उससे पहले किया जाए, वरना बांग्लादेश को क्या हसीना वाजिद, देखिए इंडिया चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा रखे, ताल्लुकात अच्छे होने भी चाहिए, लेकिन क्या हसीना वाजिद को वो हैंड ओवर करते हैं, नहीं करते। और क्या मतलब एक अजीब सी बात है कि डॉक्टर यूनस जो है वो उनकी बड़ी, यानी आप समझें कि अक्रॉस जो अमेरिका में या यूरोप में उनकी बड़ी इज्जत है, बड़ी साख है। हसीना वाजिद तो बिल्कुल ही एक डिक्टेटर और एक अजीब किस्म की एक खातून थी। तो सवाल ये है कि अब हसीना वाजिद की हमायत में, और क्या इंडिया के लिए, इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात क्या खराब करेगा हसीना वाजिद के लिए? तो ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो वहाँ खड़ा हो रहा है। मणिपुर का मामला वो हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि वो संभालेंगे, लेकिन संभल नहीं रहा। मणिपुर के अंदर बहुत ज्यादा कशीदगी और हालात वहां पे बहुत ज्यादा खराब हैं। इसी दौरान जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और वो इंटरेस्टिंग खबर जो है वो 19th लाइव इंडिया शिपिंग न्यूज की तरफ से है। इंडिया की शिपिंग न्यूज जो है उनको मैं कोट कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि कार्गो वेसल फ्रॉम कराची अराइव्ड इन चिटागोंग पोर्ट 19th लाइव। वो कहते हैं कि कराची से जो है वो एक कार्गो वेसल जो है वो चिटागोंग पोर्ट पहुंचा है, शोज फर्स्ट एवर डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक बिटवीन टू नेशंस। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहली मर्तबा जो है वो
एक कार्गो शिप पहुंचा है पिछले कई सालों, यानी फर्स्ट टाइम का तो मतलब यही हुआ कि ये जाहिर है कि बांग्लादेश बनने के बाद, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद पहली मरतबा ये मैरीटाइम जो लिंक है ये दोनों मुल्कों के दरमियान इस्टेब्लिश हुआ है। अच्छा, इसी को बिजनेस स्टैंडर्ड मैं कोट करूं 20th, तो वो कह रहे हैं कि फ्रेट शिप फ्रॉम पाकिस्तान ब्रॉट कंज्यूमर गुड्स और ये रॉ मटेरियल लेके। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने सवाल उठा दिया है, ये 21st स्लाइड, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश रिवाइव डायरेक्ट शिपिंग रूट बट इट इज ओमनियस, इज इट एन ओमनियस साइन फॉर इंडिया कि ये जो शिपिंग का सारा सिलसिला था कार्गो वगैरह का, ये शुरू हो गया, इसको इंडिया कैसे देख रहे हैं? तो बहुत से, देखिए बहुत से इवेंट्स ऐसे हैं इस वक्त, बहुत से इवेंट्स ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ अगले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में मुल्कों ने फैसला कर रहे हैं ना, मुल्क फैसला करने जा रहे हैं कि भाई कैसे क्या करना है। या यूक्रेन की जंग कम होती है, बढ़ती है, क्या यूज करता है जेलेंस्की, नई वेपन यूज करता, अगर नहीं करता तो वो बाइडेन कहेंगे भाई हमने तो इजाजत दे दी है, और जो बहुत ज्यादा यूक्रेन के हामी मालिक हैं वो कहेंगे भाई आप क्यों नहीं यूज कर रहे रशिया के अगेंस्ट? अच्छा, वो यूज कर लिए तो वहां नॉर्थ कोरिया मौजूद है। चाइना के प्रीमियर की मुलाकात बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब देखिए मुल्कों का स्टांस, उनका यूक्रेन पे बरतानिया के एक और स्टांस है, चाइना से वो ताल्लुकात अपने ठीक चाहते हैं। चाइना ने अपनी पोजीशनिंग बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जी हम वो पीस एग्रीमेंट जो था ये यूक्रेन और रशिया के हवाले से, वो हम बहुत सामने लेकर आ चुके हैं। और जाहिर है चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। एक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आज ऐलान हुआ है, और वो ये लफ्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ना, देखिए इजिप्ट कहां से निकल के कहां पे आ गई है। इजिप्ट जो है वो उसने ब्राजील के साथ, क्योंकि इजिप्ट को खास तौर पे G20 समिट में जो जनरल सीसी हैं उनको इनवाइट किया था ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला ने। अब जो एहराम है वहां का न्यूज़पेपर, वो कह रहा है कि ब्राजील और इजिप्ट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, 26 स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे चले गए हैं। दोनों की 1-on-1 मीटिंग हुई है, और वहां पे प्रेसिडेंट सीसी की और प्रेसिडेंट लुला की, और जो ब्राजील, अब ये ध्यान में रखिए कि जो इजिप्ट है वो ब्रिक्स का भी हिस्सा बन चुका है। इजिप्ट जो है वो ब्रिक्स का भी हिस्सा बन चुका है। इजिप्ट जो है वो वहां पर चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है वो, एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट उनका इजिप्ट का इथियोपिया के डैम के हवाले से चला, लेकिन चाइना के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो ब्रिक्स में भी आ गया है वो। अब ये इस बदलती हुई दुनिया में मुझे बताएं कि इस्तेहकाम और जाती अनाओं से, जाती जो इश्यूज हैं उससे हम क्यों नहीं निकल रहे? मतलब कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, अरबों रुपया पाकिस्तान का इसमें नुकसान हुआ है। ये जो इंटरनेट की वजह से हम जो उछल कूद कर रहे हैं आज की दुनिया में, ये 4th या 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इसकी तो बुनियाद ही इंटरनेट के ऊपर है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पहले पहिया आया, तो पहिया आने के बाद एक सनती इनकलाब आ गया, फिर उसके बाद तो इसकी तो ये तो है ही इंटरनेट के ऊपर ही। तो अब इंटरनेट के बगैर आप जो है वो इंटरनेट स्लो कभी हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी वीपीएन लग जाता है, फतवे आ जाते हैं, तमाशा दुनिया के सामने बना हुआ है। और ये इसको खत्म करना जरूरी है। ये इसको कैसे खत्म, सबका पाकिस्तान है, सबका मुल्क है। मुल्क में अगर हम आगे जाएंगे, 4-5 इश्यूज देखें, इसी में सिक्योरिटी का क्राइसिस भी आ जाता है, इसमें सोशल अनरेस्ट है, कभी वहां पर कत्ल हो रहा है, कभी उधर मार रहे हैं लोग एक दूसरे को, उसको काबू करना है। ये क्लाइमेट का इशू बहुत बड़ा इशू है, जिसके नतीजे में कभी स्मॉग हो जाती है, कभी तो ये सारे इश्यूज, और इकोनॉमी, और आपके नेबरहुड के अंदर इश्यूज हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला कैसे होंगे, चाइना से, अमेरिका से, यूरोप से। ये इंटरनल केओस हम खत्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। तो ये इंटरनल केओस तो एक सिस्टम है ही नहीं मुल्क में ना, मतलब एक सिस्टम अगला सिस्टम कैसे होगा, कैसे उसकी शक्ल, वो स्टेक होल्डर्स बैठ के आपस में उनको बात करनी पड़ेगी, वरना इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता ना। कि इसका कोई मतलब है कि मतलब अहम फैसलों का वक्त है बतौर पाकिस्तान। तो इससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम आगे निकले, और ये जो भी बातचीत जिन के दरमियान भी हो रही है, और उसके नतीजे में अगर कशीदगी कम होती है, अगर ये बोनान खत्म होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा है। मतलब लड़ाई से और झगड़े से और फसाद से तो सबको नुकसान होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, ये विन विन बात भी तो हो सकती है ना, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सबके लिए विन विन कोई मामला बन के सामने आए और मुल्क का नुकसान ना हो।
जी, अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।